नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ मुक्ताई नगर में। किसान से ही समझते हैं कि ये पूरा प्लॉट जो है, ये जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है लास्ट तक, वहाँ वो ट्रैक्टर वगैरह वहाँ तक, ये एक ही जगह पे सिंगल प्लॉट 9000 पौधों का CKG9 बनाना प्लांट लगा हुआ है। दूसरी मज़े की बात, हम लोग मुक्ताई नगर उचंदा परिसर में हैं और यहाँ पे CMV को लेकर काफ़ी समस्याएं चल रही है। कुछ किसान जो टच में हैं उनके यहाँ पे CMV है, लेकिन रिपेयरनेस हो रहा है। आप अगर देखोगे तो नीचे से शूट अच्छा निकल के आ रहा है। अभी ये जो है ये रिपेयर होने के सिम्टम है, इसमें थोड़ा सा रुकना है और रुकने के बाद में जो कुछ ड्रिंचिंग या स्प्रे शेड्यूल में बोलूँ उस हिसाब से आगे बढ़ना है। 9000 पौधों में मात्र 5% के लगभग CMV इफेक्टेड पौधे आपको दिखाई देंगे। बाकी एज इट इज़ हर पौधा अपने आप में एकदम सक्षम है और अच्छा है। अभी ये आगे वाला पौधा है, ये सेंटर पौधा ख़त्म हो गया, नीचे चला गया है। दूसरी बात, ये जो पौधा है अभी CMV के कई सारे नाम्स और कई सारी चीज़ें बोलते हैं। भैया थोड़ा 2 मिनट यहाँ पर आइए। कई लोगों में द्वंद्व है कि मेरे प्लॉट में अगर CMV आया हुआ है तो 4000 पौधों में 400 पौधे अगर है तो पूरा 4000 का प्लॉट मुझे उखाड़ कर फेंकना है। अभी इस पौधे को देखो, गौर से देखना है ना, ये CMV इफेक्टेड है, मान्य करते हो ये CMV है ना? हाँ। और इसके बाजू में अच्छा है, बढ़िया है, मतलब दोनों एक जगह से ही है ना? ये एक जगह पे जब हम लोग ग्रेडिंग करते हैं बाकायदा लेडीज़ के हाथ से, तो वहाँ पे ग्रेडिंग में थोड़ा सा अगर अनइवन इधर उधर हुआ तो 1-2 क्लोन अगर साथ में आ गया तो ये जर्मिनेशन कर लेता है, तो डबल पौधा ये आ गया। तो एक ही जगह पे अगर 2 पौधों में एक CMV इफेक्टेड है, एक पौधा नीचे जा रहा है मतलब ग्राउंड लेवल में ख़त्म होने के कगार पे जा रहा है, उसके बाजू में ही दूसरा पौधा एकदम बढ़िया और अच्छी तरीके से चल रहा है, मतलब हमें रुकना पड़ेगा और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा नाम तेजस देवीदास पाटिल, शेमड़दा, मुक्ताई नगर, तालुका, जिला जळगाव। ये प्लांटेशन कब किया हुआ है, कौन सा पौधा लगाया हुआ है, आज के डेट में आपके पौधों में क्या समस्याएं है? 3 जुलाई सीके बनाना है, 9000 प्लॉट लगाया है। 3 जुलाई को CKG9 प्लांटेशन आपने किया हुआ है। आपको इस पौधा लगाने के बाद में क्या क्या समस्याएं आई? जैसे बारिश कंटिन्यू जो चली उसमें बहुत तन था, तो रोप भी नहीं दिख रहा था इतना, मतलब 1 महीना लेट हो गया वो प्लॉट। घास था इसमें, है ना, घास, खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो लेडीज़ लगाने के बाद में जब आज के 1 महीना पहले में जब आपके प्लॉट में आया था विजिट करने, तब प्लॉट की अवस्था और हाइट क्या थी? आपके बाजू में हो सकता है शायद प्लॉट, ये प्लांट की अवस्था थी, तो आज ये अवस्था हो गई है। दोनों में डिफरेंस देखना आपने मित्रों, ये और ये पौधा जो है ये बाद में लगाया गया है। इसकी भी मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। अभी आज के डेट में काफ़ी लोग इस क्षेत्र में तापी बेल्ट में परेशान है, यहाँ पर मुक्ताबाई के परिसर में। आपको क्या लगता है कि साथ में आप जो चल रहे हो, बार बार फ़ोन कॉल करना और मेरी तरफ से छोटी मोटी राय लेना, क्योंकि आप खुद में एक बड़े एग्रोनॉमिस्ट हो, मुझे पता है बराबर, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इनका थोड़ा सा ट्रिक या नॉलेज मैं लूँ तो शायद आप बहुत बड़े किसान हो, यहाँ पर 50 से 70 हज़ार पौधा खुद आपका होता है, तो छोटी छोटी ट्रिक मैं कुछ देता हूँ, तो क्या उसमें आपको कुछ समाधान कारक परिणाम दिखाई देते हैं? अभी यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है। देखो होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने मन बना लिया, आपके साथ में 10 लोग आए और 10 लोगों ने भी उसमें कुछ डाल दिया, तो वो ज्यादा बन गया, मतलब बड़ा बन गया, 100% सपोर्टेबल हो गया, तो फिर आपका माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार CMV आए मतलब आपको उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन माइंड सेट करो कि कौन व्यक्ति मार्केट में ऐसा है जो बोलता है कि CMV आया हुआ पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंकना है। आप प्रैक्टिकल तौर पे जाओ,
आज आपने 3 महीने का पौधा यहाँ बना लिया है, सारी चीजें लगा ली है, क्या आप मेरे साथ 20 से 25 दिन नहीं चल सकते हो? क्या मैं आपके जेब से 10 रुपया लेने का प्रयास कर रहा हूँ? फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन आपको अगर देकर उस पौधे को सक्षम बनाने में मेरा थोड़ा सा सहयोग अगर आप कर दोगे तो शायद आपके पौधों में वो समस्या नहीं दिखेगी जो बाकी लोगों के प्लॉट में दिख रही है। आज की स्थिति में आपके साथ में आपके व्यक्तिगत आपके गांव में, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, मुझे कई लेना देना नहीं है, हर कंपनी को लगता है कि मैं अच्छा पौधा बनाऊं, लेकिन वातावरण, एटमॉस्फेयर और हमारे साथ आने वाली ये समस्या है, क्योंकि एक बार स्प्रेड हो गया है ना तो ये एरिया का एरिया लेकर पूरा एरिया ख़त्म कर देता है। ये 5 दिनों में कितने पौधे लगभग लोगों ने उखाड़ कर फेंके होंगे? 60%। 60%, मतलब कम से कम 2 से 2.5 लाख पौधे, ज़्यादा, मतलब 3 से 4 लाख पौधे उखाड़ कर फेंक दिए। बराबर। किसी का इतना बड़ा था, हाँ। किसका अपने आपके साथ भी लगाया हुआ था, हाँ, वो तो गए। किसी का इतना बड़ा था। लेकिन किसान को समझना है कि मेरे खेत में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है। जैसे आपके बाजू में यहाँ कंद का पौधा, कंद लगा हुआ है, आप बोल रहे हो कि उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, मैं उखाड़ने की मनस्थिति बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला? उखाड़ कर नहीं फेंकना है, एक जस्ट 15 से 20 दिन उसको देना है, लेकिन उसके लिए उसका ओरा बनाकर रखना है। जैसे पौधा लगाया हुआ है, फ्लैट में है या नाली में है, तो वहाँ वापसा कंडीशन नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से क्लाउडी इन्वायरमेंट, 2 दिन में ज़्यादा बारिश हो जाना, ये चीज़ें हो रही है, तो पौधा कभी भी आपका भोजन अपटेक नहीं कर पाएगा। और पौधा अगर भोजन अपटेक नहीं करेगा तो आपके पौधे में आने वाला पत्ता जो है वो हरे कलर का नहीं आएगा, आपके पौधे का पत्ता जो आएगा वो सफ़ेद पीले कलर का आएगा, जो कच्चा क्लोरोफिल होता है। और कच्चे क्लोरोफिल के ऊपर थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स, वाइट फ्लाई, सारे तरह के चेविंग इंसेक्ट आते हैं। क्योंकि अभी हुआ क्या है, आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज के 3 साल पहले से मैं समझ रहा हूँ, तो कई जगह पे कई एग्रोनॉमिस्ट ने बोला कि जून जुलाई में पौधा लगाने से अच्छा है कि अगस्त में पौधा लगाओ, सबसे बेस्ट टाइम होता है, और अगस्त में लगाओगे तो शायद सीएमए आपको दिखाई नहीं देगा। इस साल का मेरे पास, मेरा मोबाइल में कम से कम 100 वीडियो पड़ी हुई है किसानों की, कि भैया मैंने इस तारीख को अगस्त में पौधा लगाया था और मैंने अभी प्लॉट फेंकने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों को रोक के रखा हुआ है, कई लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट करो, मेरे साथ चलो। आप रिपेयर होने के बाद में भले ही आपको जिस एग्रोनॉमिस्ट के साथ चलना है उस एग्रोनॉमिस्ट के साथ आपको चलना है, या आपका खुद का आपके मन में है कि मैं ये फर्टिलाइजर चलाकर अच्छी से अच्छी यील्ड ले सकता हूँ, तो आप आपके हिसाब से आगे जा सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर आपका अभी थोड़ा सा साथ दूँ, मैं आपके साथ थोड़ा सा चल लूँ, तो आपको वो एक तरह का पीछे से बैक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि काम तो आपको ही करना है। थोड़ा बहुत पेमेंट जो लगेगा वो आपको लगाना है। अभी कई जगह पे होता क्या है कि सीएमवी के नाम पर मार्केट में दुकानदारों ने अपना बिजनेस बढ़ा लिया, ये भी हो रहा है। मेरा किसान परेशान भी है कि यार आप बता रहे हो, लेकिन उसका खर्चा, वो सारी चीज़ें, लगता है कि अभी मैं करूँ और फिर ज़्यादा स्प्रेड हो जाए तो फिर इसको मैं मेंटेन कैसे करूँगा। तो नॉर्मल देसी तरीके से घर के घर पे सुधारना है। देसी तरीका मतलब क्या? ब्लीचिंग पाउडर लाना है जो पानी में डालते हैं, वो तो लाना पड़ेगा, जो बैक्टीरिया को किल करेगा। 200 लीटर पानी में 1000 पौधों को 3 किलो, उसमें 5 किलो नीम की पत्ती, नीम की पत्ती को कूट लेना है, पानी डाल के 200 लीटर के बैरल में डालो। प्रति पौधा पौधे के जड़ों की कक्षा में, जड़ों के पौधे के कक्षा में वहां पर 300 ml ड्रिंचिंग करो। अगर ज़्यादा इफेक्टेड है तो, कम इफेक्टेड है तो 200 ml, बराबर। ऊपर से स्प्रे करने के लिए आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपके पास पैसे अगर नहीं है और बारिश ने थोड़ा सी राहत दी हुई है, तो आपको ऐसी जगह से ऐसी जगह से मिट्टी लानी है जहाँ पे कई साल से खेड़खाड़ नहीं हुई है। वहाँ से एक गड्ढा खोदो, 3x6 का गहरा गड्ढा, या 3x3 का, 3x2 का, जो भी है, उसकी मिट्टी ले लो, मिट्टी डाल दो, उसमें 2 किलो बडी मोठी शक्कर, खडी साखर आपण म्हणतो त्याला, ती त्याच्यामध्ये टाकून ठेवल्यानंतर 1 लीटर गोमूत्र, 1 लीटर गोमूत्र डालना है, उसको 24 घंटे रख दो। 24 घंटे रखने के बाद में उस 24 घंटे में मिट्टी में जो आपके सैंडी सॉइल है, जो वो होता है, वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर ऊपर का जो पानी है, उस पानी में 10,000 ppm का नीम ऑयल 100 ml वो डालना है, और हिलाना नहीं है, कपड़ा छान कर पंप में लेना है
और पूरे प्लॉट में इसका स्प्रे कर देना है। इतना आपको करना है। ये अगर किसी के जेब का बजट भी नहीं है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। इतने में ही आपको CMV कुकुम्बर मोज़ेक वायरस रिपेयर होते होते दिखेगा। दूसरी बात सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कि आप अगर फ्लैट में पौधा लगाया हुआ है या नाली में लगाया हुआ है तो दुनिया का कोई भी दवाई उसके पास डाल देना तो पौधा रिपेयर नहीं होगा। जब तक उसके जड़ों के कक्षा में हवा का आवागमन नहीं करोगे तब तक पौधे की बॉडी नीचे से भोजन अपटेक नहीं लेगी, क्योंकि रूट राइजोस्फीयर आपका पच पानी में रहेगा। तो राइजोस्फीयर जब आपकी जड़ें जो है अगर भोजन अपटेक नहीं करेगी और भोजन अपटेक नहीं करेगी, क्लाउडी इन्वायरमेंट बनेगा, पौधे का क्या है कि हर 7 दिन में या हर 9 दिन में या हर 5 दिन में उसको पत्ता निकालना है। वो अच्छा बुरा क्या निकल रहा है उसको कहीं लेना देना नहीं है। अगर उसने पत्ता निकाल लिया और निकालने के बाद में आपको लगा कि सफ़ेद पीले कलर का पत्ता है तो सबसे ज़्यादा चेविन शकिम पेस्ट उस पौधे के पत्ते के ऊपर ही आते हैं। आपने देखना है कि आज अगर पत्ता निकला हुआ है तो उसके तीसरे दिन पौधे का पत्ता इस जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से उसने उसका क्लोरोफिल खींच लिया है। तो उसको प्रतिबंध करना है। ये एक्चुअल वायरस है, वायरस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मार नहीं सकते, इसलिए हमें कंट्रोल करना है। दूसरा, अपना जितना भी ये 18,000 पौधे होंगे आपके, 17-18 हज़ार पौधे हैं, तो हमारे खेत को के चारों तरफ वॉल बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंधात्मक कुछ उपाय करने हैं, मतलब सापड़े लगा कर रखने हैं। आप उसको क्या बोलते हो? हाँ, ट्रैप लगा के रखने हैं ताकि थ्रिप्स माइट ब्लाइट वो बाहर से आने वाले खेतों से अपने खेत में आने की तरफ रुकेंगे। क्यों? क्योंकि आज कपास अपने बाजू में है तो कपास में भी थ्रिप्स माइट्स है। आज कपास की ऐसी स्थिति है कि उसके ऊपर लालिया, कोकड़ा, पोकड़ा, मोकड़ा क्या है वो सारी चीज़ें आ गई है। सोयाबीन खत्म होने के कगार पे है, उड़द कट गए, मतलब सारे जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है 1.5 महीना 2 महीने के वो पूरे खत्म होने की कगार पे आ गए। अभी मुझे बताइए कि उन लोगों को भी तो खाना चाहिए, वो जाएंगे कहाँ? आपके खेत में आएंगे। आपके खेत में एक भी खाने के लिए घास नहीं है उसको चेविंग करने के लिए, तो वो बैठेगा कहाँ? इसके ऊपर बैठेगा, क्लोरोफिल इसका खींचेगा तो आपका पौधा ऑटोमेटिकली CMV में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति की या जिस वनस्पति की बॉडी अगर आने वाले वातावरण से इम्पैक्ट हो रही है, उस वातावरण को अगर वो सस्टेनेबल पावर अपने अंदर में नहीं क्रिएटिविटी बना रहा है तो हर व्यक्ति, वो इंसान हो, वनस्पति हो या प्राणी हो, वो उस वातावरण में बीमार गिरता है। इसलिए हमें सर्दी और से ये चीज़ें होती है, बराबर। वैसे भी पौधे का है अभी इस समय, इसीलिए शायद पुराने लोग इतने सुपीरियर है और उनके माइंड सेट इतने अच्छे हैं कि जैसे ही जून जुलाई में बारिश होती थी तो हमारे गांव में जो बड़ी पानी की टंकी होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर हमें पानी पीने के लिए देते थे। क्यों? क्योंकि हमें कॉलरा, हैदरा ये चीज़ें हमारे पेट से उत्पन्न होने वाली जो ये बीमारियां हैं ये नहीं है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर हमारे टंकियों में डालकर हम लोग वो पानी पी सकते थे। क्योंकि क्या, वो बैक्टीरियल को किल करती है। तो इसीलिए अभी इसमें ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग लेना है और ऊपर से मैंने बताया वो स्प्रे लेना है। रासायनिक में भी आप जा सकते हो, आपके पास अगर बजट है तो ऊपर से सनलाइट है तो फेप्रोनिल प्लस इमिडा, उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल 7 ml, थोड़ा सा कार्बनडिज़म मैनकोजेब 15 ग्राम और 3 से 5 ml सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, ये एक बार मिश्रण करके इसके ऊपर स्प्रे कर दो। ये स्प्रे करने के 5वें दिन मिक्स माइक्रोन्यूटन कैल्शियम नाइट्रेट, मिक्स माइक्रोन्यूटन में आपका जिंक और फेरस ज़्यादा जिसमें है वो लेना है चिलेटेड में। तो ये पत्तों में जो पीलापन है वो पीलापन थोड़ा हरापन में जाएगा, तो फिर क्लोरोफिल अगर डार्क रहेगा तो थ्रिप्स माइट्स उतना अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि जिस पत्ते में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें थ्रिप्स माइट्स ब्लाइट्स ये ज़्यादा उसके ऊपर अटैक नहीं करते, ये अपने को पता है। तो लगभग मेरे हिसाब से मेरा जितना नॉलेज है मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर किसके पास है तो मुझे बताकर, मुझे समझा कर, मैं उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, बराबर। अभी आपके इसमें आप कुछ बोल सको किसानों को तो बोल सकते हो, मेरा तो चलता ही रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। आप 1 महीना पहले मैं जब प्लॉट पे आया था तो प्लॉट की कंडीशन काफ़ी गड़बड़ थी, उस समय विपरीत परिस्थिति थी, खेती बहुत ज़्यादा है और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो
उसकी वजह से होता है। लेकिन देखो मन में यही है कि आपका प्लाट आपकी जगह के ऊपर है, उसको फेंकने की आपको नौबत नहीं आई हुई है। और एक बात, ये आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, पवन भाई के ऊपर ट्रस्ट करके डायरेक्टली 9,000 पौधा लगा लिया है CKJ9 का, तो मुझे पता है कि मैं कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसमें फल की गाड़ी आज के 7 महीने बाद फल भी दिखाऊंगा, और जब कटेगा तब भी दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कटिंग करने मैं ही आऊँ, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि तब तक मैं उसमें आगे आ जाऊँ। ठीक है, बाकी ठीक ठाक है। अभी इसमें 2-4 ये स्प्रे करने के बाद में केलागुरु किट का एक ऊपर से टॉप फिलिंग और नीचे से बॉटम फिलिंग करो, तो उसके भी रिजल्ट ट्रायल ले लो। आपके पास कई लोगों के पास ट्रायल दिए हुए हैं, तो ट्रायल नहीं है एक्चुअल, आप उसको कंटिन्यूसली करो तो आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। तो 100% मुझे पता है कि आपके पास बहुत अच्छा किसानों का एक समूह है, उस किसानों को आप अच्छे अपने काउंटर से अच्छी मदद कर सकते हो, इतना ही मेरी अपेक्षा है। क्योंकि जेन्युइन चीज़ें आप किसानों को दे रहे हो, आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़े हो, मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे ही बंदे हैं, बराबर। तो आप इस सिस्टम से भी जुड़े हुए हो, तो किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, मुझे पता है। आपके पास कोई बंदा ऐसा आ रहा है कि मैं उखाड़ कर फेंक रहा हूँ, तो एक बार मेरा कॉल लीजिए, मैं उस व्यक्ति को लाइन पर लेकर 20 दिन की गारंटी मैं लेता हूँ, और 20 दिन के बाद आपको जो लगता है वो आप करो, क्योंकि 20 दिन में कुछ भी नहीं होता है ना। 20 दिन में आप दूसरे पौधे लगाओगे ना कुछ करोगे। 20 दिन रुको, 20 दिन के बाद में आपको जो डिसीजन लेना है वो ले लो। ऐसे भी 3 महीने आपने दे दिए हैं, 20 दिन से कौन सा आसमान टूटने वाला है। और 20 दिन में रिपेयर हो गया, तो मुझे पता है कि इस साल की परिस्थिति वही बनने वाली है जो पिछले साल बनी थी। शायद अप्रैल मई मार्च अप्रैल में हो सकता है कि बोर्ड भाव 4,000 हो जाए, फटाका फूट गया है ना। मैंने आज के 1-1.5-2 साल पहले भी बताया था कि 3,500 रुपये रेट मिलेगा। लोग मुझे पागल बोल रहे थे, उस समय 900-700 रुपये रेट था। ये भाई मेरे साथ में था, मुक्ताई नगर कौन से गांव में, कोथड़ी बोले पागल हो गया है। एक किसान तो बोला कि मेरा पिलबाग ले ले, बाद में उसको फोन किया दूसरे दिन तो बोलता है नहीं देना नहीं है अभी। रेट बढ़े 1.5 महीने बाद। लेकिन होता क्या है ना, किसान को जब आप बोलोगे तो उसका एक ट्रस्ट होता है कि नहीं ये बाहर घूमने वाला बंदा है, तो कुछ एनालिसिस करके हमें बता रहा है। उस भाई को उस पील बाग में 9.5 लाख रुपए का माल हुआ था, जो भाई उसको फेंकने के यहीं पे है, मुक्ताई माता के पास में ही है। 9.5 लाख रुपए का उसको केला कटा उसका, और मुझे बोल रहा था कि इसको एक एक उड़ाना शुरू कर दो क्या, और इसमें मक्का लगा दो क्या। वो हर व्यक्ति की चॉइस है, फेंकना नहीं फेंकना। आज जितने पौधे फेंके जाएंगे उतना क्रश बढ़ेगा, और क्रश बढ़ेगा मतलब रेट बढ़ेगा, और मागणी तेवढी सप्लाय चेन नसली म्हणजे रेट वाढतात। रेट वाढल्यानंतर शेतकऱ्याला असं होतं की नाही मग मी लावायला पाहिजे, परत यावर्षी नव्या जोमाने नव्या उत्साहाने उठून सण त्याने केळी लागवड केली, परत ह्या गोष्टी ॲक्च्युअल ह्या ज्या गोष्टी येता कशामुळे का येत आहेत ह्या जर तुम्ही स्वतः चाचपून बघितल्या तर तुम्हाला बऱ्याच काही गोष्टी याच्यातून निदर्शनास येतील। मला सांगा, तुमचा हा जो प्लॉट आहे याच्यामध्ये गवत होतं, दिसत नव्हता, त्याच्यामुळे ह्या प्लॉट वरती जे शकिंग पेस्ट आले ते केळीपेक्षा तुमच्या गवतावरती बसले। रिअल फॅक्ट हे आहे, गवतावरती बसले, गवतावरती बसल्यानंतर तुमची केळी जी पाहिजे होती त्या व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथने चालत नव्हती, कारण त्याला ताजं क्लोरोफिल लागतं। जे चेविंग पेस्ट करणारे जे तुमचे थ्रिफ्ट माइट्स आहेत याला पर डेचं नाही पर हवरचं क्लोरोफिल लागतं, ते फक्त आणि फक्त तुमच्या गवतामध्ये असतं। जे शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप आहे त्याच्यावरती ते जगतं, उदाहरणार्थ वेलवर्गीय पिकं। अभ्यास करा, मागे जा तुम्ही थोडाशे, वेलवर्गीय पिकांमध्ये प्रत्येक दिवसाला 2 ते 3 पानं निघतात, शेंडा निघतो, पान निघतं, त्याचं ड्युरेशनच शॉर्ट असतं, त्याच्यामुळे त्याला त्याची बॉडी रिॲक्ट करते, फळ देऊन सण त्याला मोकळं व्हायचं असतं। केळीचं तसं नाही, केळी 1 वर्षाचं पीक आहे, केळी आरामशीर पानं काढते। ह्याच कंडिशनमध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे ह्या हाईटचे प्लॉट आहेत 3 महिन्याचे, त्यांना प्लॉट फेकण्याची पाळी आलेली असेल म्हणजे आलेली असेल। का बरं, की जेवढं तुम्ही त्या झाडांना हाईट हेल्थ देणार, जेवढे ऑक्सिजन देणार, जेवढा नायट्रोजन देणार, तेवढं त्याचं येणारं जे पान आहे त्याच्यामध्ये कच्चा क्लोरोफिल निर्माण होणार। जसं नायट्रोजन सोबत जर का तुम्ही ऑक्सिजन जर दिले, जसं जिब्रेलिन आहे, सायटोकायनिन आहे, IIA आहे, 6DA आहे, ह्या गोष्टी जर तुम्ही थोड्या थोड्या दिवसाने जर का तुमच्या प्लॉटवरती दिल्या तर झाडाची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ वाढते, सगळ्या गोष्टी वाढतात, पण ते सक्षम नसतं येणाऱ्या आजारांना सक्षमपणे तोडण्यासाठी।
नॉर्मल रीतीने चालणारे जेवढे प्लॉट असतात, तुम्ही बघा, एखादे आपल्या गावामध्ये 10 शेतकऱ्यांमधून एक शेतकरी असतो की तो निगरगंड असतो. त्याला काही घेणं देणं नसतं की कंद लावले म्हणजे मरू देते, येईन तर येईन, नको येईन. त्याच्या शेतात काहीच फरक नसतो, कारण त्याला माहिती आहे येईन तर येईन, जाईन तर जाईन. आणि ज्या व्यक्तींचं लक्ष परिपूर्ण असतं की 5 दिवसात पान आलंच पाहिजे, नाही आलं तर मग त्याच्या वरतून टाकू का खालून टाकू, तो 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 प्रयोग व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, पण काही वेळ थांबावं लागतं. आता ही कंडिशन अशी आहे की याला पळवण्याची कंडिशन नाही. तुम्ही पळवायला गेले की 110% तुमच्या प्लॉटमध्ये CME हा एवढा रॅपिडली स्प्रेड करेल की तुम्ही डोक्याला हात लावून बसाल. म्हणून याच्या भोजन व्यवस्थेकडे आता 15 ते 20 दिवस लक्षच द्यायचं नाही. तो ह्या अवस्थेत जरी थांबला तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण आपण आधीच 1 महिना मागे आहे, परत 1 महिना मागे गेले काही फरक नाही आहे. जिथं 10व्या महिन्याला आपण कटिंग करतो तिथं 12व्या महिन्याला कटिंग होईल, त्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण एक वेळा हा सक्षम उभा राहिला, एक वेळा हा स्वतःच्या हिमतीने चालायला लागला की एखादी महिना जो फळ देण्याच्या आधीचा असतो त्यावेळेस जर का तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्याला फिडिंग दिलं, भलेही त्या टायमाला तो त्यातलं फक्त 40% फिडिंग घेत असू द्या, पण त्याला जर तुम्ही ते फिडिंग दिलं तर येणारी केळी तुमची प्रीमियम आणि क्वालिटीचीच येणार. एवढं माझं स्वतःचं ऑब्झर्वेशन आहे. बरोबर. हे आतापर्यंतचे आपले नॉलेज आहेत, जे आपण शेतकऱ्यांसोबत संभाषण करून आपलं कमवलेलं एक प्रकारचा साठा केलेला हे नॉलेज आहे. आणि जेवढे तुम्ही मार्केटला फिराल तेवढं तुम्हाला नॉलेज हे आत्मसात करावंच लागेल. बरोबर. तर तुम्हाला जे शेतकरी भेटत असतील त्यांना थांबवा, त्यांना रिक्वेस्ट करा. थोडं वातावरण क्लिअर झालं. आता भरपूर पिकांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही नॉर्मल आजही ट्रीटमेंट केलेली नाही, काका रोपं सुधारताय की नाही? काहीच केलेलं नाहीये. अरे 90% व्हायरस गाडी, 90%. 90% फक्त 10% चांगला होता हा भाग. फक्त 10%. 90% म्हणजे असं खोडून फेकून दिलं पुरतो. अरे 1 महिना आधी मी आलेला होता तेव्हा मी डोक्याला हात लावायचा की साला मी काहीच आला कामाला कुठं? नाही. आता तुम्ही काय हे तर झालं. आता ते किती समजा बिजू ह्याची डोबर लायला आहे. डोबरा हे तर रोपा बाकी डोबर लायला आहे. ते निघताना व्हायरसचा परिणाम होतो या. असं वाटतं गेला डायरेक्ट काढून फेकून द्यायला लागेल दुसरा लावा. नाही, कसं राहते, थांबावं लागते. मला लागतं पण मला काय असं आहे की नाही आपल्याला फेकणंच नाही आहे. याचं काय आहे आपण पुढं करत चालू. पुरं करू. बरोबर बरोबर. आज तिला सीएमईचं मारलं. आता तुम्ही 8 दिवसानंतर पाहतो असा विचार का विचारला कोणी. 100%. मी काय सांगतो, प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतःचं अरे knowledge आहे. आमच्या शेजारी असे आहे असले का तुम्ही धोक्यात घालताना फेकायला पाहिजे. हे काय कामाचं ठरवलं रे. तुमच्या विचार आम्हाला भांगा सांगतो तुम्ही असे म्हणता लोक. होतं काय, हा जो डाटा असतो ना, आज जो व्हिडिओ जो बनतो आहे ना, हा व्हिडिओ जो असतो हा यूट्यूबवरती टाकला जातो. आणि आज दिनांक 29 सप्टेंबर 2023ला मी हा व्हिडिओ बनवतो आहे. आज साधारण आजच्या 10 महिन्यानंतर ह्या प्लॉटची काय स्थिती आहे, किंवा माझं तर येणं राहणारच, कारण भाऊ माझ्यासोबत जुडलेलेच आहे, इथलं काम वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ते बघतात. तर याच्यामध्ये काय काय गोष्टी ॲप्लिकेशन करून आपण काय चांगलं केलं हे जेव्हा शेतकऱ्यांना कळेल ना, त्यावेळेस शेतकऱ्याला पण वाटेल की नाही यार, कुठेतरी आपण थांबून कुठेतरी विचार करून सण आपण पुढे जायला पाहिजे. कारण आपण केळीच्या नावाने आपला जळगाव जिल्हा ओळखला जातो. आणि आपण जर का हे नाव जर कंटिन्युअसली जर केलं ना, तर आपण जिंकणार. नाहीतर मग मला तरी वाटतं की आपण कुठे ना कुठे हारण्याच्या दिशेला पळायला लागलेलो आहे. बरोबर. एक तर आपला जो ग्लास भरलेला आहे त्याला कुठेतरी खाली करावा लागेल, आणि परत ज्या नवीन गोष्टी आहेत त्याला आत्मसात कराव्या लागतील. आणि थांबून सण विचारपूर्वक ह्या गोष्टींवर विचार करून सण केळीमध्ये परत आपल्याला अग्रगण्य पुढे निघावं लागेल. नाहीतर तुमचा पूर्ण तापीचा खोरा, मी तापीचा खोरा बोलतोय, जळगाव नाही, तापीचा खोरा म्हणजे तुमचा बऱ्हाणपूर पासून तर तुमचा सुरतचा कामरेज मंडलीचा जो जेवढा पट्टा आहे तेवढ्या भागामध्ये केळी लागते. मला माहिती आहे, मी फिरलेला आहे. हा एवढा पट्टा केळीच्या नावाने पूर्ण जगामध्ये ओळखला जातो. भारतामध्ये नाही, पूर्ण जगामध्ये तुमचं नाव आहे. तर तुम्ही जर का थोड्याफार गोष्टी जर स्वतः आत्मसात केल्या आणि त्या आत्मसात करून जर का पुढे निघाले, तर मला तरी वाटतं की केळीमध्ये तुमच्या ह्या एवढ्या तुम्ही पुढे गेलेले आहेत. मोठ्या डेअरिंगने आपल्याकडचा एक शेतकरी 50, 70, 80 हजार केळी लागवड करतो. बाकीच्या स्टेटमध्ये मी फिरतो तर मोठ्या मुश्किलने एका शेतकऱ्याजवळ 2000 केळी, 1500 केळी, पण त्याचा रुबाबच वेगळा असतो.
आपला 40,000 केळी लावणारा शेतकरी बी नॉर्मल चप्पल फॉर्मल कपड्यांमध्ये येऊन जातो, तिथला तो बुलेटवरच येतो. त्याला असं वाटतं केळी लावली म्हणजे मी काय लावलं. म्हणून आपल्याला आपल्या बेल्टला टिकवून ठेवायचं आहे. पण होतं काय आहे, आपले तुम्ही म्हणा पोरगा 40 वर्ष झाले सफेदी झाली, हा काय सांगतोय मला. म्हणजे काही गोष्टी काय आहेत, ठीक आहे. मला सांगा, आजच्या 30 वर्षाआधी माझे वडील बी सालदारी करतात, शेतामध्ये कामं केलेले आहेत, ते बी वखरं झाकलत होते का, त्यांनी मला शिकवलं नसणार का. त्या टायमाला G9 टिश्यू कल्चर होतं का. तुमची वसई होती, श्रीमंती होती, हरसाल होती. ह्या केळींमध्ये आजार दिसले का तुम्हाला. बुटकी श्रीमंती होती, उंच श्रीमंती होती, लहानी वसई होती, मोठी श्रीमंती होती, अर्धापुरी होती तुमची, तुमचा आंबेमोहर आहे. बरोबर. ह्या लोकल व्हरायटी आहेत, याच्यावरती पाहिजे तेवढे परिणाम होत नाही. परंतु ह्या लेट व्हरायटी आहेत, या 14 महिने 17 महिने 18 महिने घेतात. म्हणून आपण त्या दिशेकडून ह्या दिशेकडे आलेले आहेत की बाबा G9 हे वाण चांगल्या प्रकारचं आहे, लवकर यील्ड देतं, चांगलं यील्ड देतं. पण कुठे ना कुठं आपल्या चुका होत आहेत केळीमध्ये, त्या चुका सुधरवून आपण कुठेतरी पुढे निघाले पाहिजे. ह्या गैरव्यवहार की कंपन्या अशा, हे व्यक्ती असे, ते व्यक्ती तसे, तू न जर ते लावलं तर तू गेला, मी तर हे लावलं तर मी राहिला, ते नाही. मी CK-G9चा प्लॅन दिलेला आहे तर हा सगळ्यात बेस्ट आहे असं माझं म्हणणं नाही. तुम्ही कुठंतरी थांबून तुमची प्रॅक्टिस चेंज करून तुम्ही जर का केळीमध्ये चांगल्या प्रकारे जर ट्रीटमेंट केल्या तर तुम्ही 100% मला माहिती आहे की प्रत्येक शेतकरी आपल्याकडचा एक स्वतः एक ॲग्रोनॉमिस्ट आहे, त्याला कोणी सांगण्याची गरज नाही. पण कुठे ना कुठे त्यांचा जो हा रस्ता आहे त्याला हा रस्ता चेंज करून पुढे जावं लागेल. बरोबर. कारण आजच्या 10 वर्ष अगोदर सगळ्यांच्या घरी बैलजोड्या, हाताचे वखर होते, पहिले लाकडी होते, नंतर तुमचे लोखंडाचे झाले. आता प्रत्येकाच्या वाड्यातल्या घंट्याच बंद झाल्या, बैल तर नाहीच नाही, गाडीच नाही, तुमच्याकडे ट्रॅक्टर आले. आता ट्रॅक्टरच्या ठिकाणी अजून काय येईल मला नाही माहिती. फक्त आणि फक्त एक लक्ष असू द्या की शेतीला बैलाचं खूर आणि गाईचं शेण मूत जर लागलं तर माझ्या माहितीनुसार बॅक्टेरियल व्हायरल ह्या ज्या गोष्टी येणाऱ्या आहेत ह्या लवकर येत नाही. मला एवढं कळतं. काय, बैलाचं पायाचं खूर आणि गाईच्या गोठ्यातलं तुमचं शेण आणि मूत जर का तुमच्या शेतीला लागते, जर तुमच्याकडे 1 लाख केळी आहे आणि तुमच्या गोठ्यामध्ये 2 गाय 1 गाय नाही किंवा 4 बैल नाही, तर तुमची शेती करण्यामागचं तत्व आहे का. काहीच कामात. आता तुम्ही लगेच म्हणणार मग करायला कोण येईन. अरे तर करायला कोण येईन, तर तुम्ही एवढे मोठीची शेती करताय. लोक, मी सांगतो, तुम्ही आज गुगलवरती सर्च करा, गुगलवरती गाईच्या पूर्ण बॉडीपैकी जेवढे पेटंट आलेले आहेत सगळे विदेशांनीच करून ठेवलेले आहेत. भारताच्या देशी गाईवरचे जेवढे पेटंट आहेत तेवढे सगळे विदेशी लोकांच्या नावावरती आहेत. आज तुम्ही गोमूत्रातलं अर्क सुद्धा घेऊ शकत नाही, तुम्हाला त्याला पेनल्टी आणि रॉयल्टी द्यावी लागेल, तर तुम्ही गाईच्या मुतातला तो जीवाणू घेऊ शकता. मी स्वतः रिसर्च केला, माझ्यासोबत भरपूर ॲग्रोनॉमिस्ट आहेत, सायंटिस्ट आहेत, करूच शकत नाही काही. गाईच्या तुमच्या केसाला सुद्धा त्यांनी रजिस्टर्ड करून ठेवलेलं आहे त्यांच्या नावावरती. आता सांगा गाय किती महत्वाची आहे. मी हे नाही म्हणत की तुम्ही वागवलीच पाहिजे, पण आपल्याला ह्या ज्या चुक्या लक्षात आल्या पाहिजे की आपण कुठे चुकतो, माझं हे म्हणणं आहे. आणि मला तरी माहिती आहे की आपल्याला गाईला स्पर्श करून किंवा 2 शेणाचे हे उचलायला लाज नको वाटली पाहिजे, कारण त्याच्याने आपलं आरोग्य चांगलं राहील. नाही तर ICU मध्ये पडून राहा. सकाळी सकाळी 5 वाजेला जर त्या गोष्टी केल्या तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारचा ऑक्सिजन मिळतो, कार्बन डायऑक्साईड शरीरातला जातो. विशेष म्हणजे ओझोनचा लेअर तुम्हाला सकाळी 5 वाजता त्या जनावरांमार्फत मिळतो, जर का तिथं तुळशीचे झाडं लावलेले असले तर. म्हणजे ह्या गोष्टी कुठे ना कुठे पडताळून बघायला पाहिजे. म्हणून केळीची झाडं असू द्या का आपली शेती कुठेही असू द्या, कमीत कमी किमान तुमच्या एवढ्या शेतीमध्ये तुळशीचे 50 ते 100 झाडं असायला पाहिजे. कारण तुळशी ही बघा, प्रत्येक झाडाला पुजण्यामागचं हे देवाचं तत्व नाही आहे, त्याच्यापासून मिळणारा फायदा म्हणून आपण त्याला पुजतोय. जसं पिंपळाचं झाड देव नाही, पण तो सतत 24 तास आपल्याला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतो, म्हणून त्या झाडाला आपण पुजतो. कुठेतरी मी वाचलेलं आहे. बरोबर. म्हणून तो आपल्यासाठी देव आहे. आता मला सांगा, ज्याच्या शरीरामध्ये प्राणवायू आहे तो जिवंत आहे, मग त्याच्यासाठी प्राणवायू काय झाला, देव झाला. म्हणून आपण त्या झाडाला देव मानतो, पिंपळाच्या झाडाला. हे याचे लॉजिक आहेत. तर आपण आज आपल्या मेरवरती एक झाड दिसत नाही, जे दिसतंय त्या फांद्या बी तोडून टाक, झालं काम फेट. बायोडायव्हर्सिटी कुठे आहे.
झाडच ठेवता नको शेताची. पहिले लोकांचं एक तत्व राहायचं की एक शेतामध्ये कमीत कमी प्रत्येक मेरावरती 50 ते 100 झाडं राहायचे आणि जिथं पाण्याचा साठा त्याचा आहे, बोरिंग तर न होत्या विहिरी होत्या, तर विहिरीच्या झाडांजवळ किमान 10 ते 5 झाडं राहायची आजूबाजूला. आंब्याची झाडं, वडाचं झाड, पिंपळाचं झाड. का तर त्या विहिरीला येणारं जे पाणी आहे ते त्या झाडांच्या मुळांच्या माध्यमातून त्याला जिरे येत होते. बरोबर. ते लोक आता आपण म्हणता की त्यामध्ये पत्ती पडते आणि ते पाणी खराब होते. अरे पाणीच नाही राहणार तर पत्ती कुठून पडणार आहे तिच्यात? झाड तोडून टाकलं. गडबड आहे ना. एवढ्या खोलपर्यंत आपल्याला विचार करावा लागेल, नाही तर आजच्या 10 वर्षानंतर आपल्याला आम्ही शेती शेतातच करणं आलो. परवडणार नाही. आणि परवडणार नाही. आणि शेती एकमात्र अशी उपयोगाची साधन आहे जी तुम्हाला फक्त आणि फक्त तीच तुमचं पोट भरण्याचं साधन बनवू शकते. अन्यथा मशिनरी तुम्हाला अन्न बनवून देऊ शकत नाही. म्हणून शेतीकडे चांगल्या पद्धतीने लक्षपूर्वक लक्ष देऊन कोणतंही पीक तुम्ही चांगल्या रीतीने घेण्यासाठी